गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बोर्ड परीक्षा की जो 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में एक नया क्वेश्चन है और ये है अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो अमोनिया के निर्माण में यहाँ बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि लिखिए या अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि को लिखिए। तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन होता है और इसमें ये लगभग 3 नंबर के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहला हम बताएँगे आपको कि अमोनिया का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान ये रखना आपको कि अमोनिया के निर्माण के लिए जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, किसमें? प्रयोगशाला में। ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से किया जाता है। तो अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? यहाँ पर हमने क्या लेना है? अमोनियम क्लोराइड लेंगे और अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अमोनिया बनती है और साथ-साथ में कैल्शियम क्लोराइड और H2O निकल जाती है। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है अमोनिया का निर्माण की प्रयोगशाला विधि। दूसरा है व्यापक स्तर पर अमोनिया का निर्माण, यानी कि व्यापक स्तर पर हम इसको व्यापक स्तर पर कब अमोनिया का निर्माण करते हैं, जब हम औद्योगिक रूप से इसका निर्माण किया जाता है। तो इसको कहा जाता है हैबर प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैबर प्रक्रम। इसमें किस प्रकार से होता है, हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी कि 1:3, इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन 1 का रेशियो होगा और हाइड्रोजन 3 का रेशियो होगा। 1:3 में लेंगे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस को, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये चिन्ह जो होता है, ये उत्क्रमणीय चिन्ह को होता है, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों तरफ चलती है, ये अभिक्रिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH3 बनेगा। जब ये NH3 का निर्माण होगा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऊष्मा भी निकलती है। देखो, ये इतनी कैलोरी ऊष्मा जो है निकलेगी, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि हमारे पास क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में हम अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। यदि हम क्या करें, देखो ये ऊष्माक्षेपी है, इस अभिक्रिया में क्या हो रही है? ऊष्मा निकल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अभिक्रिया में ताप को हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? ताप हमें कम देना पड़ेगा। शॉर्ट याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ताप कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर यदि हम आयतन के रूप में देखें तो यहाँ 3 1 1 अनुपात में क्या है? नाइट्रोजन है, और 3 अनुपात में क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये टोटल मिला करके अभिकारक के इस तरफ कितना है? इसका आयतन यदि हम देखेंगे तो 4 के लगभग है। लेकिन यहाँ कितना है? आयतन 2 है ना? तो यदि हम इसमें देखें तो आयतन क्या हो रहा है? कम। यदि हमें अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन कम करना पड़ेगा। तो आयतन हमेशा ध्यान रखना होता है हमें कि आयतन किस प्रकार से होता है। जैसे यदि हम, देखो ये आयतन है, मान लीजिए ये आयतन ज़्यादा है और इसको हम दाब दे दें, तो दाब से क्या होता है? आयतन कम होता है। तो हमें यहाँ देखो आयतन कम हो रहा है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन में आयतन कम हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दाब अधिक देना पड़ेगा। तो यहाँ शॉर्टकट याद रखने के लिए हमें इसमें अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए अधिक दाब देना पड़ेगा। अधिक अमोनिया के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक दाब की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? अधिक दाब। मैं अभी बताऊँगा किस प्रकार से, कौन-सा नियम इसके लिए लागू होता है। सांद्रता, देखो यदि हम इन दोनों की सांद्रता को अधिक करेंगे, N2 और H2 की सांद्रता अधिक करेंगे, तो हमारे पास अमोनिया अधिक बनेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि N2 व H2 की सांद्रता, अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। यदि हम इनकी सांद्रता को अधिक करेंगे, तो हमें अधिक अमोनिया प्राप्त होगा। इसके साथ-साथ यह उत्प्रेरक वर्धक भी चाहिए। इसमें क्या होगा, यदि हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं K2O और ए ऑब्लिक Al2O3, और यदि हम मोलिब्लेडनम
ये तीनों क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। इनको इसमें लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं तो हमें अधिक अमोनिया प्राप्त होगा। तो ये तो शॉर्टकट आपको याद रखना है कि हमें कम ताप चाहिए, क्यों चाहिए अभी बताऊंगा, अधिक ताप क्यों चाहिए, ठीक है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक चाहिए और ये उत्प्रेरक वर्धक चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त हो सके। तो ये हाइबर विधि द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं, तो इन कंडीशंस के आधार पर ये कंडीशंस उसमें रखी जाती है ताकि हमें अधिक अमोनिया प्राप्त हो, क्योंकि हमें औद्योगिक निर्माण में इनकी आवश्यकता होती है। इसके लिए इसके ये कम ताप की आवश्यकता होती है, ये किसके नियम पर आधारित है? ये है ला-सातेली का नियम। ला-सातेली का नियम। ला-सातेलिया ने क्या कहा? ये कहता है कि साम्य अवस्था पर ताप, दाब और साधन में परिवर्तन किया जाए तो सामने ऐसी दिशा को अग्रसर होगा जहां पर वो किए गए जो प्रभाव है उसको कम हो सके। इसका मतलब यदि हम क्या कहता है कि साम्य उस दिशा को अग्रसर होगा, जैसे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 कंडीशंस है। यहाँ पर यदि देखें, ये है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। जब ये ऊष्मा निकल रही है इस अभिक्रिया में, तो लासातेले क्या कहता है कि ये यदि हमें अधिक अमोनिया चाहिए, यदि हमें क्या चाहिए? अधिक अमोनिया चाहिए, तो क्योंकि इस ऊष्मा का शोषण हो, इस ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो। यदि ऊष्मा का शोषण होगा तो ये अभिक्रिया इस दिशा में चलेगी, यानी कि 2NH3 का निर्माण करेगी। ऊष्मा का शोषण करने के साथ क्या होगा? ये अभिक्रिया, तो ऊष्मा का शोषण कब होगा? जब हम इसका ताप ठंडा रखेंगे इसको, यानी कि इस ताप को कम करेंगे। ताप कम करेंगे तो ये अभिक्रिया क्या होगी? इस दिशा में जाएगी और यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा का शोषण जो प्रभाव है उसको कम करेगी। ताप का प्रभाव क्या करेगी? कम करेगी। इसलिए अधिक अमोनिया का निर्माण होगा। दूसरी दशा में देखो, दाब का प्रभाव देखें। दाब यहाँ पर देखें तो ये दाब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? आयतन 4 हो रहा है। यानी कि आयतन की संख्या यदि हम देखेंगे तो 4 हो रही है। यहाँ आयतन क्या है? 2 है। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, तो हमें तो आयतन ही कम चाहिए। आयतन कम चाहिए तो हमारे पास अमोनिया ज्यादा बनेगा। यदि हमने आयतन को बढ़ाया तो तब हमारे पास ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा को होगी, विपरीत दिशा को होगी, यानी कि N2 और H2 बनेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक दाब देना पड़ेगा और ये लगभग 2000 मेगापिक्सल, दो सॉरी 20 मेगापिक्सल के लगभग पास्कल के लगभग होगा। ठीक है ना? मेगा पास्कल पास्कल के बराबर होगा, जो दाब होगा इसमें। उसके बाद सांद्रता का प्रभाव देखो, जब हम इनकी सांद्रता किसकी N2 और H2 की सांद्रता को अधिक करेंगे, तो हमारे पास अधिक अमोनिया का निर्माण होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें इनको और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? इसमें इस अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए हमें एक उत्प्रेरक वर्धक कैटालिस्ट का उपयोग भी करना होगा। तो इस अभिक्रिया में ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैबर विधि में अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के फलस्वरूप हमें कम ताप यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं अधिक अमोनिया निर्माण के लिए, अधिक अधिक अमोनिया निर्माण के लिए NH3 के निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी, कम ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाल-सतले के अनुसार, है ना? अधिक अमोनिया निर्माण के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होगी, लाल-सतले के नियम अनुसार। ठीक है ना? यदि हमें अधिक क्या बनाना होगा? अमोनिया बनाना होगा, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, अधिक अमोनिया बनाने के लिए हमें अधिक दाब की आवश्यकता होगी। यहाँ दाब अधिक होगा। जब हमें अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण करना होगा, तो हमें N2 और H2 की अधिक सांद्रता की आवश्यकता होगी और उत्प्रेरक वर्धक की आवश्यकता भी। तो ये हम लिख सकते हैं शॉर्ट
नोट में, है ना? यानी कि टू द पॉइंट हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें यही लिखना है कि ताप क्या होगा, अधिक अमोनिया के निर्माण के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होगी और दाब की आवश्यकता होगी। दाब अधिक होगा और N2 और H2 की सांद्रता अधिक होगी। तो हमें शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है इसमें। दूसरा देखिए, ये हैबर विधि का चित्र है। हैबर विधि द्वारा जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो उसका चित्र भी बना सकते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल से हमने क्या किया? इस वायुमंडल से हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लिया। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है और इनको संपीडक, संपीडक का मतलब जहाँ पर दाब दिया जाता है, यहाँ पर दाब दिया जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दाब दे सकते हैं। ये दाब है। संपीड़क का मतलब होता है उनको कंप्रेस करना, यानी कि उनको नज़दीक-नज़दीक लाना। जब हम दाब देंगे तभी नज़दीक आएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आया और उनको हमने क्या किया, दाब दिया। कितना दाब दिया? 20 एम पास्कल, है ना? तो यहाँ पर दिया, जब ये दबाव के कारण ये क्या हो गए, नज़दीक आ गए। नज़दीक आने से क्या हुआ, ये फिर इस वाली सीरीज़ से आगे निकलते हुए फिर ये उत्प्रेरक चेंबर में चले गए। ये उत्प्रेरक चेंबर है। जहाँ हम उत्प्रेरक चेंबर में हमने क्या किया, 700 केल्विन टेम्परेचर दिया और इसमें क्या किया, उत्प्रेरक देखो, उत्प्रेरक कौन-कौन से हैं? आयरन ऑक्साइड, है ना? और एल्युमिनियम हो गया K2O। ये उत्प्रेरक दिए, उत्प्रेरक के साथ इन्होंने क्या किया कि कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की और ये क्या बना दिया, NH3 का निर्माण कर दिया। कुछ, सबने नहीं, ठीक है ना? तो ये इधर वाली नली में देखो, ये नाइट्रोजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है और साथ-साथ में NH3 भी जा रहा है। जिन्होंने अभिक्रिया कर ली वो NH3 बना दी, लेकिन जिन्होंने अभिक्रिया नहीं की वो भी चले गए, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चले गए। यहाँ से फिर क्या हुआ, इसको हमने ले लिया, तो ये जो द्रव अमोनिया है, ये द्रव अमोनिया यहाँ इकट्ठा होता चला गया, ये अमोनिया के रूप में इकट्ठा हो गया। और जो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बचे हुए थे, ये फिर पुनः इससे होते हुए फिर वापस यहाँ पंप है, पंप के द्वारा इसको फिर वापस भेजा गया। फिर वापस भेजने के बाद फिर वो उत्प्रेरक चेंबर में आएँगे, ये अभिक्रिया होगी, फिर ये अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है काफ़ी लंबे समय तक। दूसरा है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया की संरचना। ये इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है ना? तो यदि हम अमोनिया को देखें, तो अमोनिया में यदि देखेंगे तो यहाँ एक नाइट्रोजन है और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ यदि नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए के कारण इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो होता है sp3 संकरण, ठीक है ना? sp3 संकरण। जब BSEPR थ्योरी के अनुसार देखें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी के अनुसार देखें, तो इसमें क्या होता है, ये होता है, इसको कहते हैं लोन पेयर और ये कहते हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है। इनके बीच रिपल्शन अधिक होता है। इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन अधिक होता है। रिपल्सन माने प्रतिकर्षण और रिपल्सन प्रतिकर्षण के कारण ये क्या हो जाता है, इसकी जो संरचना होनी चाहिए थी, चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। कौन-सी? चतुष्फलकीय। लेकिन इसकी संरचना कैसे हो जाती है, पिरामिडल की शेप हो जाती है, पिरामिड के आकार की हो जाती है। देखो, कैसे? क्योंकि इसने इसको प्रतिकर्षित ज़्यादा कर दिया और ये पिरामिड के आकार का बना दिया। जैसे देखो, ये इस टाइप से बन जाता है। जैसे पिरामिड होता है, इस टाइप से बन जाएगा। यानी कि पिरामिडल शेप बन जाती है। जैसे पिरामिड बनता है, इस प्रकार हो जाता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बंधन कोण है, बंधन कोण भी परिवर्तित हो जाता है। जबकि इसका बंधन कोण होना चाहिए था 104 डिग्री, सॉरी 108, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। इसका कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट इसका होना चाहिए था। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 106 किलो, सॉरी 107 किलो। ये कितना होता है? 107 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री कम हो जाता है। 2-3 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना आपको, ये पिरामिडल शेप हो जाता है, पिरामिड के आकार का हो जाता है। किस संरचना कौन-सी है? sp3 संकरण होगा और ये कैसा होगा? पिरामिड का आकार का हो जाता है। जबकि इसकी संरचना कैसे होनी चाहिए थी? इसकी संरचना होनी चाहिए थी चतुष्फलकीय। तो एक इसका कारण क्या है? इसका कारण इसमें उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से हम इसको भी दिखा सकते हैं कि अमोनिया की संरचना पिरामिडल होती है और उनका जो बंधन कोण होता है वो 160 डिग्री का होता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये हुआ VSEPR थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार।
तो ये हम संरचना के बारे में दिखा सकते हैं। उसके बाद अमोनिया का उपयोग देखें, अमोनिया जो है, जो कई नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं हमारे पास, जो खाद होती है, खाद के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो अमोनियम नाइट्रेट, ये खाद का नाम है ना? यूरिया हो गया, इसे भी आप जानते हैं, यूरिया। ये अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये भी खाद के रूप में, और अमोनियम सल्फेट हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको उर्वरकों के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? उर्वरक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना? यानी कि अमोनिया का निर्माण जो है, ये अमोनिया जो है, कई नाइट्रोजन जो हमारे उर्वरक हैं, उनको बनाने में मदद करती है हमारी। इस अमोनिया से हम क्या-क्या बना सकते हैं? अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जो हमारी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। और कुछ चीज़ों अन्य कार्य जो अकार्बनिक यौगिक जैसे क उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है द्रव अमोनिया जो है, प्रशीतक के रूप में उपयोग की में आती है। यानी कि प्रशीतक का मतलब इसको ठंडा करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी की सीरीज़ में और भी आगे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग इनको पूरा वीडियो देखना है, और ये जितनी बार हो सके तो उतनी बार रिपीट करके देखें। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, थैंक यू।